नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो हमें ठीक एक सदी यानी 100 साल पहले के भारत में ले जाएगा। एक ऐसी जादुई दुनिया जहां न कोई मॉडर्न गैजेट था, ना ही मशीनें, फिर भी लोगों के पास फौलाद जैसी ताकत थी और सबसे बड़ी बात, अंदर से एक गहरा सुकून था। इस चर्चा में हम यही जानेंगे कि कैसे बिना किसी दिखावे के कुदरत के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर जी जाने वाली वो जिंदगी आज के सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का सबसे असली और बेहतरीन रूप थी। लेकिन इस सफर को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल जरूर उठता है। जरा सोचिए, 100 साल पहले जब ना कोई जिम था, ना घरों में एसी थे और ना ही टाइम पास के लिए मोबाइल स्क्रीन्स, तब लोग आखिर इतने फिट, स्वस्थ और खुश कैसे रहते थे? हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार यही है कि कैसे इन आधुनिक सहूलियतों के बिना भी पारंपरिक ज्ञान ने एक एकदम संतुलित जीवन का निर्माण किया था। इस सवाल की गहराई में जाने के लिए आइए पारंपरिक जीवन के इन 6 मुख्य स्तंभों पर नजर डालते हैं। पहला, प्रकृति के बनाए घर। दूसरा, शुद्ध भोजन और पवित्र खेती। तीसरा, पानी का असली मूल्य। चौथा, समुदाय और भाईचारा। पांचवा, बचपन और गुरुकुल शिक्षा। और छठा, प्राकृतिक स्वास्थ्य और मिलजुल कर खुशियां मनाना। तो चलिए एक एक करके इन रहस्यों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले स्तंभ से, प्रकृति द्वारा बनाए गए घर। एक ऐसी सोची समझी बनावट जो सच में धरती की परवाह करती थी। इन दोनों के बीच का फर्क बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ आज के स्मार्टफोन के अलार्म और बंद कमरों वाले जिम है, और दूसरी तरफ 100 साल पहले की सुबह। तब सूरज उगने से पहले मुर्गों की तेज बांग और चिड़ियों की चहचहाहट ही सबसे पक्का अलार्म होती थी। और जिम, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। सुबह सुबह चक्की पीसना, आंगन लीपना, पानी भरना, भारी सिलबट्टे पर मसाले पीसना अपने आप में इतना जबरदस्त और नेचुरल वर्कआउट था कि किसी अलग से कसरत की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उस जमाने की इंजीनियरिंग सच में कमाल थी। खपरेल और मिट्टी के घर, कोई लोहे या सीमेंट के पिंजरे नहीं थे। मोटी दीवारें मिट्टी और गोबर से बनती थीं और छतों पर लाल पके हुए खपरेल। मतलब ये पूरी तरह से एक नेचुरल, जीरो एनर्जी एयर कंडीशनर का काम करते थे। भयंकर गर्मी में भी ये अंदर से एकदम ठंडे और सर्दियों में भट्टी की तरह गर्म रहते थे। बड़े बड़े खुले आंगन में पूरा परिवार आसमान के तारे गिनते हुए सोता था। और सबसे कमाल की बात, टूट फूट जाने पर ये 100% वापस मिट्टी में मिल जाते थे, बिना कोई प्रदूषण फैलाए। अब बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, शुद्ध भोजन और पवित्र खेती। ये वो दौर था जब जमीन को सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि अपनी माँ समझा जाता था। यहाँ जो 100% का आंकड़ा है ना, ये बहुत कुछ बयान करता है। उस समय खेती कोई बिजनेस नहीं, एक पवित्र कर्तव्य था। खतरनाक केमिकल्स का तो नामो निशान तक नहीं था। खेती पूरी तरह से गाय के गोबर, सूखी पत्तियों और किसान की जी तोड़ मेहनत पर टिकी थी। पसीने की हर एक बूंद उस सूखी मिट्टी को और भी ज्यादा उपजाऊ बना देती थी। यही वजह है कि उस जमाने के अनाज में जो फौलादी ताकत और स्वाद था, वो आजकल के हाइब्रिड बीजों में कहाँ। खाने का ये सफर बड़ा ही सुंदर था। मजबूत बैलों के साथ, बिना किसी प्रदूषण वाली जुताई, फिर ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गांव का मिलकर किसी बड़े त्योहार की तरह फसल काटना। उसके बाद होता था रसोई का असली जादू। मिट्टी के चूल्हे पर, पीतल या मिट्टी के बर्तनों में धीमी आंच पर खाना पकना। जरा उस सौंधी महक की कल्पना कीजिए। इस धीमी कुकिंग से सारा पोषण बर्तन के अंदर ही लॉक हो जाता था, और भारी सिलबट्टे पर ताजे मसालों का वो तीखा स्वाद। आज की किसी भी मशीन में वो बात आना बिल्कुल नामुमकिन है। हमारा तीसरा स्तंभ पानी की अहमियत को दर्शाता है। ये सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि रोज की एक बहुत ही जरूरी शारीरिक और सामाजिक यात्रा थी। आज हम एक दूसरे से जुड़ने के लिए फेसबुक या व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं, लेकिन तब गांव का कुआं या नदी तक का रास्ता ही सबसे बड़ा और असली सोशल नेटवर्क था। नल खोला और पानी आ गया, ऐसा नहीं था। सिर पर मिट्टी के भारी घड़े रखकर मीलों पैदल चलना पड़ता था, और उसी रास्ते में पूरे गांव की खबरें, गपशप, सुख दुख सब शेयर हो जाते थे। ये एक सच्चा लाइव कनेक्शन था। और जब पानी घर आता तो उसे रखने के लिए बिजली वाला फ्रिज थोड़ी ना था। मिट्टी के घड़े, जादुई फिल्टर और फ्रिज दोनों का काम करते थे। चिलचिलाती धूप में भी कुएं का पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा और मीठा रहता।
गहरे कुएं से रस्सी के सहारे भारी बाल्टी खींचना, ये ऐसी कड़ी मेहनत थी जिसने पानी की हर एक बूंद की कीमत सिखा दी थी। इसीलिए पानी बर्बाद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की, समुदाय, न्याय और भाईचारा। एक ऐसा समाज जो बिल्कुल अटूट रिश्तों की डोर से बंधा था। इस एक बात से उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बरगद के पेड़ के नीचे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बुजुर्गों का फैसला बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह पत्थर की लकीर होता था। पुलिस, वकील या कचहरी, इन सब के चक्करों की जरूरत ही लगभग ना के बराबर थी। गांव की चौकाल पर बैठे समझदार पंच अपनी गहरी समझ से बड़े झगड़े को कुछ ही मिनटों में सुलझा देते थे। ये पूरा सिस्टम आपसी सम्मान और भरोसे पर टिका था, जो आज के समय में खोजना मुश्किल है। दरअसल गांव सिर्फ घरों की एक बस्ती नहीं, बल्कि एक विशाल परिवार था। किसी एक के घर खुशी आती तो बिना बुलाए पूरा गांव जश्न मनाता, और अगर कोई मुसीबत आती तो सब मिलकर एक ढाल बन जाते। खेती करनी हो या किसी का घर बनाना हो, सब बिना किसी लालच के हाथ बटाते थे। रोजमर्रा की मदद और आपसी भाईचारे के आगे अमीरी, गरीबी या जात-पात की कोई बड़ी दीवार नहीं टिकती थी। ये एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आइए आगे बढ़ते हैं 5वें स्तंभ पर, बचपन और गुरुकुल शिक्षा। यह वो समय था जब बच्चे खुले आसमान के नीचे आजाद और समझदार होते थे। जरा एक सच्चे बचपन की इस दिनचर्या पर गौर कीजिए। सुबह पेड़ों पर चढ़ना, उफनती नदी में छलांग लगाना, धूल मिट्टी में खेलना। ये मिट्टी बीमार नहीं करती थी, बल्कि इम्यूनिटी को लोहे जैसा मजबूत बनाती थी। दोपहर को बरगद के पेड़ के नीचे गुरुकुल लगता था, जहाँ कोई डिजिटल स्मार्ट बोर्ड नहीं था, बल्कि किताबी रट्टे से ज्यादा जिंदगी जीने का सलीका और संस्कार सिखाए जाते थे। आसमान के चमकते तारों को देखकर वे मौसम का 100% सही अंदाजा लगाना सीख जाते थे, और शाम होते ही दादी नानी के पास बैठकर रहस्य से भरी कहानियां सुनना। स्ट्रेस या डिप्रेशन क्या होता है, ये तो उन्हें पता ही नहीं था। और अब हमारा छठा और आखिरी स्तंभ, प्राकृतिक स्वास्थ्य और मिलजुल कर मनाई जाने वाली खुशियाँ। अगर उस समय के ओरिजिनल किचन फार्मेसी को देखें तो सच मानिए, दिन भर की कड़ी मेहनत से शरीर इतना मजबूत था कि छोटी मोटी बीमारियां तो पास फटकती भी नहीं थी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो घर की रसोई ही सबसे बड़ा अस्पताल था। हल्दी और अदरक अंदरूनी चोट और इम्यूनिटी के लिए रामबाण थे। पवित्र तुलसी रोजमर्रा की सांस की समस्याओं के लिए जादुई थी, और कड़वे नीम के पत्ते दुनिया का सबसे बेहतरीन नेचुरल एंटीबैक्टीरियल डिफेंस। इनका असर बहुत तेज था, और सबसे बढ़िया बात, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। नाड़ी विज्ञान यानी आर्ट ऑफ पल्स रीडिंग की कला ऐसी थी कि आज की बड़ी बड़ी मशीनें भी हैरान रह जाएं। गांव के ज्ञानी वैद्य बस कलाई पकड़ते और मिनटों में पूरे शरीर का अंदर से स्कैन कर लेते थे, बीमारी की सटीक जड़ पकड़ लेते थे। और खास बात ये थी कि उनका मकसद पैसा कमाना नहीं था। वे पूरी सच्ची सेवा भावना से इलाज करते थे, और बदले में पैसे नहीं, बल्कि दिल से दी गई दुआएं या थोड़ा सा अनाज ही लेते थे। असली त्योहार आखिर होते क्या हैं? शादियां किसी कंपनी का महंगा इवेंट नहीं, बल्कि पूरे गांव की साझी जिम्मेदारी होती थीं। दिवाली पर शुद्ध सरसों के तेल और मिट्टी के दियों की सुनहरी रोशनी पूरे गांव को जगमगा देती थी। होली में टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों से ऐसा माहौल बनता था जिसमें हर कोई अपने सारे दुख भूल जाता था। सुरीले लोकगीत, ढोलक की थाप, बिना किसी दिखावे या पैसे की बर्बादी के खुशियां बांटना, यही जीवंत पल हमेशा के लिए मीठी यादें बन जाते थे। तो इस विश्लेषण के आखिर में ये सोचने पर मजबूर करने वाला शक्तिशाली सवाल सामने आता है। हमारी आज की तकनीक ने जिंदगी को बहुत तेज और सुविधाजनक तो बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 100 साल पहले के उस बेजोड़ स्वास्थ्य, उस सुकून और कुदरत के साथ उस अटूट रिश्ते को देखने के बाद, क्या सच में तकनीक ने जिंदगी को बेहतर बनाया है? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।